नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीआरबी क्वेश्चन क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको BLI 011 की जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये आपके लिए आज महत्वपूर्ण क्लास हैं, आप इसे पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रखी हैं। इसमें आपको मैंने एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो एग्ज़ाम के अनुसार आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, इसे आपको अधूरा नहीं छोड़े, ठीक है। तो चलते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आज मैं लेकर आया हूँ उनको हम देखते हैं। तो जैसे कि समाज या मानव समाज का तात्पर्य। अब समाज और मानव का क्या तात्पर्य है तो उनके बारे में हम बताते हैं कि समाज और मानव और समाज के बारे में क्या तात्पर्य है। जैसे अब मानव समाज का क्या तात्पर्य है कि एक समुदाय में एक साथ रहने वाले लोग। अब समाज मतलब मानव का समाज से क्या तात्पर्य है, मानव का समाज से कि एक ही समुदाय मतलब एक ही समूह में एक साथ रहने वाले लोग। दूसरा है कि समान हित साझा करने वाले लोग, मतलब जो एकदम सम्मान हित मतलब सम्मान रूप से साझा करते हैं, समान हित साझा करने वाले लोग। जो तीसरा है वो विशिष्ट रीति रिवाजों और संस्था वाले लोग। अब जो रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं वो वाले लोग, जो रीति रिवाज और संस्था वाले लोग। ये आपको तात्पर्य याद रखना है। अगले साल नहीं तो मतलब पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। आपको ये क्वेश्चन देखना है कि समाज और मानव समाज की क्या तात्पर्य है। समुदाय में एक साथ रहते हैं और सम्मान हित साझा करते हैं और रीति रिवाजों और संस्था वाले लोग मतलब जो रीति रिवाजों को मानते हैं, ठीक है। तो अगला है समाज पर प्रभाव डालने वाली क्रांतियाँ। अब समाज पर कौन कौन सी क्रांतियाँ प्रभाव डालती हैं, आपको ये 4 क्रांतियाँ याद रखनी हैं। औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, ज्ञान क्रांति, ICT क्रांति, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की जो क्रांतियाँ हैं वो समाज पर प्रभाव डालती हैं। कौन कौन सी? कृषि, औद्योगिक, ज्ञान और ICT। तो आपको ये एकदम याद रखना है, कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो भी इस यूनिट में जो सारे इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जो भी मैं आपको बताऊँगा वो सब एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। आप इनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देखना, ठीक है। तो चलते हैं आगे। समाज की क्रांति आपको याद रखना है कंप्लीट। अगला है पुस्तकालय के कार्य। अब जो पुस्तकालय के कार्य हैं वो क्या कार्य हैं। अब पुस्तकालय मतलब जो कार्य होते हैं, एक तो सभी रूप से दस्तावेज एकत्रित करना। अब जो दस्तावेज होते हैं ना उनको एकत्रित करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, और स्टॉक करना, संसाधित करना और व्यवस्थित करना, सेवा प्रदान करना। ये इस प्रकार के कार्य पुस्तकालय में होते हैं। क्या सभी मतलब दस्तावेजों को एक तो मतलब इकट्ठा करते हैं और स्टॉक करते हैं और संसाधित करते हैं और व्यवस्थित करना मतलब उनको जमाते हैं और सेवा प्रदान करते हैं मतलब सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये पुस्तकालय के कार्य हैं, आपको इनको भी याद रखना है। जो अब ये क्वेश्चन एक बार आया था कि पुस्तकालय को जीवित बनाने के लिए क्या, पुस्तकालय को जीवित बनाने के लिए वांछनीय है कि पुस्तकालय जो सेवा प्रदान करता है वह उपयोगकर्ता उन्मुख होना चाहिए। कौन होना चाहिए इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन, जो मतलब जो पुस्तकालय होते हैं उनको जीवित बनाने के लिए कौन मतलब जो पुस्तकालय सेवा में प्रदान कौन होना चाहिए, उपयोगकर्ता जो कि उन्मुख होना चाहिए, किसके लिए, पुस्तकालय को जीवित बनाने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये पुस्तकालय में जो सेवा प्रदान करता है कौन करता है, उपयोगकर्ता, और इनको क्या होना चाहिए, उन्मुख होना चाहिए, तभी तो पुस्तकालय जीवित बनेगी, ठीक है। तो मतलब पुस्तकालय को जीवित बनाने के लिए आपको मतलब उपयोगकर्ता को उन्मुख होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आगे चलते हैं कि ISC की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आता है कि ISC की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, ठीक है। जैसे कि हिंदी में भी पूछा जा सकता है कि सूचना विश्लेषण केंद्र। तो ISC मतलब इसका हिंदी में क्या होगा, सूचना विश्लेषण केंद्र, ठीक है।
जैसे कि अब आपको इनको याद रखना है इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में आपको यह कंप्लीट याद रखना है। पूछा जा सकता है कि आईएससी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जैसे आगे चलते हैं कि पुस्तकालय यह सामाजिक भूमिका निभाता है। अब वो कौन कौन सी भूमिका है जो पुस्तकालय निभाता है, ठीक है। अब पुस्तकालय जो भूमिका निभाता है उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी भूमिका है। पहली है समुदाय को सीखने के संसाधन तक पहुंच बनाना। अब जो समुदाय होता है, जो समूह होता है, उनमें जो सीखने का संसाधन होते हैं उन तक पहुंच बनाता है। क्या बनाता है, जो मतलब संसाधनों के बारे मतलब जो सीखने के लिए जो संसाधन होते हैं ना, उनको उन तक वहाँ तक पहुँचाना। एक होता है सूचना साक्षरता, सूचना और साक्षरता, और तीसरा है कंप्यूटर साक्षरता और ट्यूटोरियल सेवाएं। ये दो प्रकार के हैं, कंप्यूटर साक्षरता और ट्यूटोरियल सेवाएं। तो ये आपको ये कंप्लीट याद करना है कि कौन कौन सी भूमिका है जो पुस्तकालय को निभाती है। पुस्तकालय सामाजिक भूमिका है निभाती है, ठीक है। आपको ये कंप्लीट याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं कि पुस्तकालय के मूल कार्य। अब पुस्तकालय के मूल कार्य, पहले पुस्तकालय के कार्य पढ़े थे, अब मूल कार्य। अब मूल कार्य को भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से वो मूल कार्य हैं। जैसे कि आपको पुस्तकालय पर एक जो पत्रिका होती हैं, पत्रिकाओं का संग्रह और उन्हें ठीक से अनुक्रमित करें और निर्दिष्ट स्थान पर रखें, ठीक है। उनको जो मतलब ठीक रूप से जमाए और उनको उसी स्थान पर रखें। एक जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे वर्गीकरण करते हैं, उसी अनुसार उसके अनुक्रमण के अनुसार उनको जमाए, ठीक है। निर्दिष्ट स्थान पर रखें मतलब उसी के स्थान पर रखें। सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जारी करना। अब जो मतलब कोई भी आदमी, उनको आवश्यकता है कि ये बुक चाहिए, तो उनको मतलब जारी करते हैं कि उनको देते हैं कि, है ना। ये पुस्तकालय के कार्य होते हैं, मूल कार्य होते हैं, ठीक है। अब आगे आता है एलाइस। अब एलाइस क्या होता है? एलाइस एक दर्शन की नींव है। क्या है? एलाइस एक दर्शन की नींव है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि दुनिया भर की जो लाइब्रेरी होते हैं, दुनिया भर की जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, वह स्वीकार करते हैं कि पुस्तकालय के मतलब जो पुस्तकालय लाइव साइंस है, उसके जो 5 नियम हैं, वो रंगनाथन के जो 5 नियम हैं वो दिए हैं। रंगनाथन के 5 नियम एलाइस दर्शन की नींव के अनुसार स्वीकार करते हैं। अब एलाइसी दर्शन के, अब जो क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आएगा कि 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि जो दुनिया भर की जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, वो स्वीकार करते हैं कि रंगनाथन के 5 नियम हैं। किसके अनुसार? तो आपको कौन सी दर्शन की नींव आएगी? एलाइस दर्शन की नींव आएगी। तो उसमें आपको ऑप्शन में आएगा कि एलाइस दर्शन की नींव के अनुसार या फिर कोई और के अनुसार, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट याद रखना है कि एलाइस दर्शन की नींव क्या है। इसमें दुनिया भर की जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, जो लाइब्रेरियन होते हैं, वह ये बताते हैं कि ऐसा रंगनाथन के 5 नियम हैं। अब वो 5 नियम के बारे में बात करेंगे कि कौन से एस.आर. रंगनाथन के 5 नियम हैं। ये एस.आर. रंगनाथन है, पुस्तकालय के जनक कहलाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन है? एस.आर. रंगनाथन। आपको ये भी याद रखना है कि वैसे मैं आगे आप बताऊँगा कि जो पुस्तकालय लाइब्रेरियन के जो लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन है? एस.आर. रंगनाथन। ये इसके, ठीक है, फादर ऑफ, ठीक है, फादर है, ठीक है। जैसे कि अब 5 नियम, अब मैं आपको एस.आर. रंगनाथन की जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो इनमें से क्वेश्चन बनेगा कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि कितने नियम है? कि 5 नियम हैं। दूसरा क्या बनेगा कि पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं वो किसने दिए थे? वो दिए थे एस.आर. रंगनाथन ने। आपको ये याद रखना है कि एस.आर. रंगनाथन ने 5 नियम दिए थे। अब एक ये भी पूछेगा कि जो 5 नियम हैं वो कब एस.आर. रंगनाथन ने कब प्रतिपादित किया था? 1928 में इनको प्रतिपादित किया था। ये आपको कंप्लीट याद रखना है कि 1928 में एस.आर. रंगनाथन द्वारा ये 5 नियम दिए गए थे। अब इनके जो 5 नियम हैं वो कर्म अनुसार आपको याद रखना है। क्या? कर्म अनुसार आपको याद रखना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है और 5वां कौन सा है। मैं आपको इसकी ट्रिक के अनुसार भी बताऊंगा जिसे आपको आसानी से याद रख सकता है, ठीक है। जैसे कि पहला जो नियम है वो कौन सा है? पुस्तकालय उपयोग के लिए। क्या? पहला क्या है? पुस्तकालय उपयोग के लिए। दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। क्या? दूसरा क्या है? प्रत्येक जो मतलब प्रत्येक पुस्तक होते हैं, जो मतलब प्रत्येक पाठक होते हैं, उनको उनकी पुस्तक मिले। तीसरा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और चौथा है पाठक को समय बचाइए।
और पांचवा है पुस्तकालय क्या है, वर्धनशील संस्था, मतलब जो वर्धनशील बढ़ती हुई संस्था है। क्या है, वर्धनशील बढ़ती हुई संस्था है। ये 5 नियम है, ये आपको याद रखना है कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्तकालय, इसमें से भी पूछा जाता है, आपको क्रम से याद रखना है कि पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांचवा नियम कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो आपको ये क्रम से याद रखना है, आपको ये एक साथ पांचों नियम क्रम के अनुसार रखना है कि पहले में जैसे कि उपयोग करता है, दूसरे में क्या है, पुस्तकालय को मतलब जो पाठक को पुस्तकें मिले, तीसरा क्या है, पाठक मतलब जो पुस्तक को पाठक मिले, चौथा का मतलब समय बचाए, पाठक का समय बचाए, और पांचवा क्या है, वर्धन संस्था। अब इनको आपको ट्रिक से मैं आसान से आपको याद करा सकता हूँ। जैसे कि 5 नियम, अब 5 नियम जो ट्रिक है, अब इससे आपको इनसे इंग्लिश में याद रखना है। जैसे कि बुक आर फॉर यूज, ठीक है। पहला क्या है, बुक आर फॉर यूज, मतलब पुस्तक का यूज करना, ठीक है, बुक का यूज करना है। दूसरा है आपको एवरी रीडर इज हेयर बुक, ठीक है, रीडर हेयर बुक। और जैसे कि तीसरा है एवरी बुक इज रीडर, ठीक है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पांचों नियम, ये पांचों नियम है, आपको इसे इंग्लिश में, अब इंग्लिश में जैसे कि मैंने जो ये रेड कलर से आपको टिक कर रखा है, इनको आपको याद रखना है कि पहले में क्या आएगा। पहले में जैसे कि बुक यूज करना, बुक यूज के बारे में आ रहा तो यूज, तो आपको जैसे कि ट्रिक मैंने लिखा रखा है कि पहला जैसे यूज, दूसरे से आपको रीडर लेना है, और तीसरा लेना है आपको बुक, चौथा लेना है आपको टाइम, और जो पांचों नियम है उसमें से लेना है आपको ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 नियम है, इनमें से आपको 5 शब्द निकालने हैं, यूज, रीडर, बुक, टाइम, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये जैसे कि यूज मतलब जो बुक का यूज करता है पहले नियम में, दूसरे में क्या होता है, रीडर को मतलब उसकी बुक मिले, और चौथा में क्या है, बुक को उसका पाठक मिले, और जो चौथा नियम क्या है, टाइम और रीडर मतलब जो टाइम बचाए, पाठक का क्या बचाए, समय बचाए। तो इसमें टाइम इंपॉर्टेंट है, इसमें बुक जो मतलब पहली बुक है, प्रत्येक बुक और प्रत्येक पाठक, ठीक है, ये आपको क्रम अनुसार याद रखना है। और जैसे कि ये मैंने 1 वर्ड से ये एक शब्द में दे रखा है ना, उसमें आपको याद रखना है ये यूज, रीडर, बुक, टाइम, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको 5 नाम याद रखने हैं, जिसमें आपको ये 5 नियम याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला चलते हैं कि आधुनिक जो समाज के उद्देश्य हैं, आधुनिक समाज के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से उद्देश्य हैं। अब आधुनिक समाज के उद्देश्य नीति और निर्णय लेने वाले निकायों और उद्योग को सूचना सहायता प्रदान करना। दूसरा है जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने के लिए समुदाय को जानकारी प्रदान करना। तीसरा है केवल आईसीटी पर जानकारी प्रदान करना। अब एक तो नीति निर्णय लेने का जो निकाय होते हैं उनको सूचना सहायता प्रदान करता है। एक जो जागरूकता आदि मतलब जो शिक्षा बढ़ाने मतलब जो जागरूक होते हैं वो शिक्षा बढ़ाते हैं समुदाय में, जो समूह में होते हैं समाज में शिक्षा बढ़ाने का काम करते हैं। और तीसरा जो केवल आईसीटी मतलब कंप्यूटर जानकारी प्रदान करता है, कंप्यूटर की जानकारी प्रदान करता है ना। और जैसे कि अगला है कि उच्च शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका। अब उच्च शिक्षा जो उच्च और शिक्षा में पुस्तकालय क्या भूमिका होती है, उस शिक्षा में जो पुस्तकालय की भूमिका होती है ना, वो होती है एक तो शिक्षा का समर्थन करना, शिक्षा मतलब एक एजुकेशन का समर्थन करती हैं। और दूसरा है शिक्षण अनुसंधान में सहायता। तीसरा है समाज में प्रशिक्षण में सहयोग। क्या है, समाज में प्रशिक्षण में सहयोग। और जैसे कि समाज में सहयोग हो गया, वो ये 3 प्रकार की उच्च शिक्षा पुस्तकालय की भूमिका है। क्या है, पुस्तकालय की भूमिका है 3 प्रकार की, आपको पुस्तकालय की भूमिका याद रखनी है। आगे चलते हैं कि पुस्तकालय की सर्वोत्तम विशेषता क्या है। अब एक पुस्तकालय की जो सर्वोत्तम जो विशेषता है वो क्या है, एक विशेषता है सर्वोत्तम, इनमें से अनेक संग्रह हैं, इसमें अनेक संग्रह हैं, किसमें, पुस्तकालय में अनेक संग्रह हैं। ये इसके एक सर्वोत्तम जो मतलब विशेषता है, क्या है, सर्वोत्तम विशेषता मतलब एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इनमें एक संग्रह है। अगला है जो कर्मचारी को पुस्तकालय प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर तैनात किया है। अब जो कर्मचारी होता है, जो पुस्तकालय के जो स्टाफ होता है, उनको किन अलग अलग स्तरों पर तैनात किया गया है, मतलब अलग अलग पद के अनुसार तैनात किया गया है। अब वो कौन कौन से पद हैं, 3 प्रकार के पद हैं, जो मतलब 3 जो स्टाफ होते हैं, मतलब जो पुस्तकालय लाइब्रेरियन के कितने स्टाफ होते हैं, 3 प्रकार के पद पर उनको बांटा गया है। पहला है पेशेवर, दूसरा है अर्ध पेशेवर, तीसरा है गैर पेशेवर। ये 3 प्रकार के पद हैं, यह आपको कंप्लीट याद रखना है। क्या, कंप्लीट आपको ये याद रखना है। और एग्ज़ाम में आपको यहाँ से मिलने का, और यहाँ से आपको एग्ज़ाम के अनुसार इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-5 बार मतलब 5 बार तो देखिए सही,
ताकि आपको ये बार बार देखेंगे तो आपको याद जल्दी होगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। ये है भाग 1, और अगली जो भाग 2 में आपको मैं और भी एक दो क्लास और लगेगी। इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना उनके बारे में मैं बात करता रहूँगा। और 2-3 ही क्लास में आपको मैं उसकी यूनिट जो मतलब PLI 011 हैं उनको पूरा करवा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से मतलब तैयारी आप आसानी से कर सके। और ज़्यादातर मेरी बात माने तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इग्नो की बुक हो, आपके पास इग्नो की बुक हो तो उनमें से भी पढ़े। और ये जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बात मुझे कमेंट में डाले कि भाई सर ये क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो आपको मैं बस थोड़ी ही समय में डाल दूंगा। और आपके जैसे कि एग्ज़ाम होगा शायद 11-12 जुलाई को, तो उसके पहले मैं आपको जैसे 11, 12, 13, 14 चारों की पूरी वीडियो कंप्लीट मैं आपको पूरे इम्पोर्टेंट नोट्स दे दूंगा। और आप मेरे यूट्यूब के साथ हमेशा बने रहे। और जैसे भी इग्नो की जो भी जानकारी आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।